गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू, प्लीज सिट डाउन। आज मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आपको अध्याय 4 चैप्टर से बताई जाएगी। क्लास 12वीं का है, ठीक है ना। उस अध्याय 4 में चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं में आपको हम ऊपर में लिख चुके हैं कि प्राथमिक क्रियाएं के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहली बात है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या है। तो प्राथमिक क्रियाएं की बात विषय में बताया जाए तो प्राथमिक क्रियाएं देखा जाए तो कृषि एवं उत्खनन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ा हुआ है? कृषि एवं उत्खनन से। तो यानी कृषि पर आधारित हम लोग जितने भी काम करते हैं वो सारे कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? प्राथमिक क्रियाएं कहलाते हैं। और जमीन से जो भी चीज हम उत्खनन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो भी सारी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाते हैं। और साथ ही पशुपालन भी किस क्रिया के अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। भले हम आपको संक्षिप्त रूप में हम प्राथमिक क्रिया के बारे में जानकारी दे दिए हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं, प्राथमिक क्रियाएं किससे जुड़ी है। तो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या? प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला हम जो अध्ययन करेंगे इसमें एक तो करेंगे कृषि पर आधारित कार्य। सब क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। यदि दूसरी बात कहा जाए तो पशुपालन जितने भी प्रकार के हम लोग पशुपालन करें, मछली पालन करें, भेड़ पालन करें, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? पशुपालन किसके अंदर आता है? पशुपालन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। पशुपालन में भेड़ बकरी, मछली पालन इत्यादि। चलिए, तीसरा हम जो है उत्खनन, भूगर्भ से उत्खनन लिख देते हैं। उत्खनन प्राप्त वस्तुएं। चलिए, हम जो आज पढ़ेंगे इसी 3 टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे। तो कृषि पर आधारित कार्य कौन कौन होता है, कृषि क्यों हमारे लिए जरूरी है, कृषि में किस तरह का कार्य किया जाता है, कृषि में कितने लोग जुड़े हुए हैं, कृषि हमारे देश के लिए विकास का सूचक कैसे है, कृषि पर हम कैसे आधारित हैं, वो जानेंगे। कृषि में जरूरत से ज्यादा व्यक्तियों को जुड़ना किस तरह से बेरोजगारी का लक्षण है, माने इसको हम डिटेल में पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम जानेंगे पशुपालन क्या है, कौन से पशु को पालन करने से हमें कितना लाभदायक होता है, पशु को हम किस लिए पालते हैं, पशुओं से हमें क्या क्या मिलती है, पशुओं का कौन से वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सब पशुपालन के अंतर्गत हम जानेंगे। पशुपालन के माध्यम से प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है ना। आते हैं अब उत्खनन भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। उत्खनन में हम लोग जानेंगे कि भूगर्भ माने पृथ्वी से जो चीज हम प्राप्त करते हैं और उससे जो हम अर्थव्यवस्था को बेहतर करते हैं, उस सभी उत्खनन को बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी के अंदर से जो हमें खनिज जो प्राप्त होता है, जितने भी खनिज पृथ्वी से प्राप्त वस्तुएं, यानी क्या कहलाएगा? खनिज। खनिज कितने प्रकार से मिलेंगे ना? खनिज हमें किस रूप में मिलेंगे? तो खनिज हमको किस किस रूप में मिलेगा जी? एक धातु के रूप में, दूसरा अधातु के रूप में,
अधातु के रूप में, और तीसरा द्रव्य भूत खनिज के रूप में। कौन सा खनिज? द्रव्य भूत खनिज। द्रव्य भूत खनिज, ये हम इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ये सब आएगा। आप कहोगे सर धातु के रूप में क्या होगा? तो धातु के रूप में खनिज जितने भी हमको मिलेंगे, सोना मिलेंगे, जमीन के लोहा मिलेगा, उसके बाद टीना मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा, सब क्या हो गया, ये सब हमको धातु के रूप में जो होगा ये खनिज मिलेगा। अधातु के रूप में हमको कौन सा? कोयला हो गया, ये सब किस रूप में होता है? अधातु के रूप में हो गया। इसी प्रकार से हम आते हैं द्रव्य भूत। द्रव्य भूत के रूप में हमको खनिज कौन सा मिलेगा? जल ना, जल, उसके बाद में हमको पेट्रोल, डीजल, ये सब किस रूप में मिलेगा? हमको द्रव्य के रूप में मिलेगा। हाँ ये गैस जो होता है उससे भी मिलता है, और जमीन के अंदर दबा कर बनाया भी जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस को जमीन के अंदर उसको सड़े गले कचरे को बनाकर भी गैस प्राप्त किया जाता है। तो हम इस सभी खनिजों के बारे में जानेंगे, और ये हमारे अर्थव्यवस्था में विकास का सूचक कैसे है इसके विषय में जानिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को? अब हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाना शुरू करें। इस पाठ का नेचर समझ में आगे कि पाठ में हम क्या क्या समझेंगे, और जो विशेष होगी तो पुस्तक के माध्यम से भी जान जाएंगे। ये जो हमारा एक इंट्रोडक्शन था, इसके माध्यम से हम बता दिए। हम उधर उधर की बातों को अब छोड़ते हैं, चलते हैं पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करने के लिए। तो पाठ्य पुस्तक में आप लोग पढ़िए, और पढ़ाने के माध्यम से हम आपको समझाते चलेंगे। कोई दिक्कत? चलो रीडिंग डालो, तो कौन डाले? तुम ही डालो तो रीडिंग अच्छा से। आप डाल सकते हैं ना अच्छा से रीडिंग? डालिए आप ही। प्राथमिक क्रिया है मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है। आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन गया, आर्थिक क्रियाएं क्या? ये प्राथमिक क्रियाएं होगा। ये क्या हो गया? प्राथमिक क्रिया। में प्राथमिक अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने वाला ये कौन सा क्रिया? प्राथमिक क्रिया। मगर कहेगा आर्थिक क्रिया क्या है? ये सब किस क्रिया से जुड़ी हुई है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। किससे जुड़ी है? अर्थव्यवस्था का 3 आधार। कौन कौन? अर्थव्यवस्था का 3 आधार कौन कौन? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रिया। जिसमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्राथमिक क्रियाएं। यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि अर्थव्यवस्था के कितने मूल आधार हैं? तो 3। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देंगे क्या? अर्थव्यवस्था के मूल कितने आधार हैं? पहला क्वेश्चन आएगा आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं क्या है? क्या है ना? तो इसका आंसर लिखिए। लिखिए, और लिखा देते हैं। हम मानव अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जो क्रियाकलाप करते हैं, जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए जो क्रियाकलाप करते हैं, जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एवं अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए
के लिए जो आय के प्राप्त करते हैं, सुधारने के लिए जो क्रियाकलाप करते हैं, जो के लिए जो क्रियाकलाप करते हैं उससे आर्थिक क्रिया करते हैं, उसे ही कहने से जोरदार वक्त बन रहा है, उसे ही आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? पूछेगा आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? हम अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए या अर्थव्यवस्था को सुधार लाने के लिए जो क्रियाकलाप करते हैं उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में अब बताइए, आप एग्जाम्पल में आप बताइए, जैसे व्यापार करना, कृषि करना, व्यापार करना, कृषि, हाँ कृषि कार्य करना, कृषि कार्य करना, कई तरह का रोजगार करना, कई तरह के क्रियाकलाप करना, कोई दिक्कत? शिक्षा ग्रहण करने की हाँ, ये भी एक तरह से हो, वो भी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तब आज हम शिक्षा अध्ययन के तब आप लोगों से ज्ञान भी दे रहे हैं, 2 पैसा अर्जन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे है ना। मगर ये थोड़ा हट के हो जाता है, मगर इसको इसमें नहीं लाया जा सकता। ये एक मानव जीवन को बेहतर स्तर को बनाने का भी काम होता है। ये सब ऐसे तो सबका मानव जीवन को बेहतर बनाने का होता है, अपने अपने नजरिए की खेल होती है, ठीक है ना। तो चलते हैं कहाँ पर? व्यापार करना, कृषि कार्य करना, कई तरह के क्रियाकलाप करना, ये क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। अब आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटे गए हैं? आर्थिक क्रिया को 3 भागों में लिख लो। कौन कौन भाग बोलो? कौन कौन बोलो? आर्थिक क्रियाएं को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन बोलो? कितने भागों में बांटा गया है? तो हम क्या लिखेंगे? आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से तो ऐसे 3 होता है, और 4 दिया तो लिखेंगे आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? इस जगह पर हम निम्नलिखित भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। कोई दिक्कत? उतारिए। किसी तरह का दिक्कत है? समझ में आ गया ना सबको? मिटाते हैं, फिर इसके बाद आगे जो होगा वो लिखाएंगे। कोई दिक्कत? चलो एक बार फिर सब बता देते हैं। जो हम चैप्टर जो चालू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया किसका आधारभूत है? आर्थिक क्रिया का एक आधारभूत अंग है। किसका अंग है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया हम अपने जीवन जीने के लिए जो भी काम करते हैं वो सारे कार्य आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। उस कार्य को कितने भागों में बांटे हैं? तो 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 4 भागों में। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं वो हम लिख दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ, इस पर और भी पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आधार बनाकर हम चल रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन है? तो लिखो आर्थिक क्रिया को 4। इसको मिटा देते हैं आप। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं
को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखो पहला इसका 4 भाग जो है वो कौन कौन हो जाएगा, तो पहला भाग हम ले लेंगे, इसका पहला भाग कौन सा ले लेंगे, प्राथमिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया का पहला भाग प्राथमिक, क्या लिख रहे हैं, प्राथमिक क्रियाएं कौन हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा भाग जो हो जाएगा, दूसरा भाग कौन होगा, द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय द्वितीय चलेगा, क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं। तीसरा, तृतीय लिखो या तृतीयक लिखो, तृतीय तृतीय क्रियाएं। चौथा ये नया में जोड़ा गया है, ये क्रियाएं क्या जोड़ा गया है, नया में जोड़ा गया है। अब इस नया में इस क्रिया का नाम क्या है, जब इन सभीयों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, भविष्यवाणी करने लगते हैं, ये टेक्नोलॉजियों के आधार पर, किसी ज्ञान के आधार पर, तो उसको कहा जाता है चतुर्थ क्रियाएं। कौन सी चतुर्थ क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। चतुर्थ क्रियाएं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। अब बात रह गई कि हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अध्याय 4 में कौन सी क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं। तो इसी तरह से हम हर क्रिया के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। अभी हम कौन सा क्रिया के बारे में विशेष जानकारी लेंगे, प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन आता है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हम लोग जाएंगे। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हम आपको बताए हैं अभी कि प्राथमिक अंतर्गत क्रिया क्या आता है आपको, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। दूसरा पशुपालन, पशुपालन। तीसरा आपको उत्खनन, भूमि से उत्खनन या खनिज, क्या कहते हैं, खनिज उत्खनन लिख दे सकते हैं, खनिज उत्खनन, खनिज उत्खनन, उत्खनन, खनिज उत्खनन। खनिजों का जितना भी हम उत्खनन करेंगे वो कौन सी क्रिया से कहलाएगी, प्राथमिक क्रिया कहलाएगी। आगे ना समझ में ना। जब इन सभीयों को हम बड़े पैमाना पर उद्योग में कन्वर्ट कर दे, इन सभी को बड़े पैमाना पर यदि उद्योग में कन्वर्ट कर दे, ये सारे पैमानाएं यदि उद्योग में बदल जाए, इसमें उद्योग में बदल जाए, तब ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, यदि उद्योग में इस सबको बदल दे तब ये द्वितीय क्रियाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जब इन सभी वस्तुओं को बड़े पैमाना में हम एक प्लांट बैठाकर, फैक्ट्री बनाकर उद्योग में बदल दे, तो तब के उद्योग में बदलने के बाद ये क्या कहलाएगी, ये क्रियाएं। आगे ना, ये कौन सा क्रिया हो गया, द्वितीय क्रियाएं। और जब ये द्वितीय क्रियाएं को हम बड़े पैमाना को बनाकर उसको क्या कर दे, लोगों के बीच में हम पहुंचाने लगे, सेवा देने लगे, लोगों को सेवा देने लगे, जिसको खाने के लिए जरूरत है तो उसको पहुंचाने लगे, वहां वितरण करने लगे। तो वह जब सेवा, ये इसके माध्यम से हम जब लोगों को सेवा देने लगे, जब सेवा देने का काम करे, सेवा देने का काम करे, देने का काम करे, तो वह कौन सा क्रिया कहलाएगा, ये तृतीय क्रिया कहलाएगा। कौन सा क्रिया कहलाएगा, तृतीय क्रिया कहलाएगी। कंसेप्ट क्लियर में आ गया। और चतुर्थ क्रिया की बात रह गई, इन सभीयों से हम उठकर कुछ बाहरी सोच डेवलप करे, कुछ विशेष कर दे, कुछ नए चीज का आविष्कार कर दे, कुछ सब कर दे, कुछ नया सोच, हाँ कुछ अलग तरीका का नया सोच के टेक्नोलॉजी पर आधारित काम कर लिए,
कुछ नया सोचे, तो उससे भी, उस सभी से ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है? तृतीय चतुर्थ क्रिया कहलाता है। तो अब ज्यादा कुछ नहीं करें, चारों चैप्टरों का हम संक्षिप्त जानकारी दे दिए हैं, और इस पाठ के माध्यम से हम अपने, अब क्या होगा, हम अपने नॉलेज को और भी डेवलप करेंगे ना। पाठ के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग अपने नॉलेज को और भी डेवलप करेंगे। और पाठ क्या सिखाता है हमें कि इन क्रियाओं का हम कैसे उपयोग करें ना, इन क्रियाओं से हम कैसे बेहतर अपना जीवन जिए और अर्थव्यवस्था को सुधार लाए, अर्थव्यवस्था को सुधार। तो पाठ को पढ़ने से होगा। ऐसे हम आपको सारी जानकारी संक्षिप्त में दे चुके हैं। अब इधर उधर की छोड़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं पाठ पुस्तक को, और भी पढ़ाते जाते हैं, लिखाते जाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग कहाँ थे? तो पहला क्वेश्चन आया था कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो हम लिख दिए आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया के कितने भागों में बांटे हैं तो वो भी बता दिए। अब हम चलेंगे प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। लिखो, अब क्या गलती है? प्राथमिक क्रिया के बारे में ना पढ़ेंगे। अब हेडलाइन बनाओ, प्राथमिक क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, ये नहीं लिखे हो? चल ठीक है, उतारो, उतारिए, तब तक रुकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए। हैं प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। लिखो, इसका आंसर लिख लो, कृषि, पशुपालन एवं खनिजों के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का जो प्रयास करते हैं, इससे जुड़ी क्रिया प्राथमिक क्रिया कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। कृषि, पशुपालन एवं खनिजों के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का जो प्रयास करते हैं, इससे जुड़ी क्रिया ही प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। इससे जुड़ी क्रिया ही प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। चलो, लिख लिया? तो आगे हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए, आप पढ़िए। अब जो क्वेश्चन आएगा वो हम लिखाते चलेंगे। पढ़िए। पढ़ने का काम शुरू करो। तो अब प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, क्योंकि सुनो एक मिनट, यहाँ क्या कर रहा है कि जो हम प्राथमिक क्रियाएं के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वो किस पर निर्भर करती है? प्राकृतिक पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्राकृतिक पर निर्भर करती है। यानी प्राथमिक क्रिया में जो आता है कृषि, कृषि किस पर निर्भर करती है? प्रकृति पर निर्भर करती है।
प्रकृति के अनुसार हम खेती करेंगे तो हमें कृषि में पैदावार देखने को मिलेगी। यदि हम प्रकृति के अनुसार हम खेती नहीं करते हैं तो हमें कृषि में पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो समय के अनुसार इससे हम क्या सीखे कि समय के अनुसार हमें प्रकृति के साथ ढलना चाहिए। यदि प्रकृति के हम विपरीत चलते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था भी डाउन हो जाएगी। आया समझ में ना? अभी का समय जो है कौन सा फसल उगाने का, अभी जो गेहूं कटाई हो रही है, गेहूं को हम अक्टूबर नवंबर महीने में गेहूं को हम बोने का काम किए थे, तो अभी मार्च अप्रैल में हम लोग काटने का काम करेंगे। यदि अक्टूबर नवंबर में हम धान को बोने का काम करते तो क्या धान का फसल हम अभी उगा सकते थे? नहीं। यही तो ये मौसम पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। और धान का फसल उगाने के लिए कौन सा प्राकृतिक जलवायु चाहिए? कौन सा? तो बारिश का होना चाहिए, उस समय वर्षा ऋतु होना चाहिए। वर्षा होगा तो धान में पानी की मात्रा ज्यादा होना चाहिए और धान की फसल अच्छी होगी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो प्राथमिक क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? प्राथमिक क्रियाएं प्रकृति पर निर्भर करती हैं, ठीक है ना? और आगे चलते हैं कहाँ पर? हाँ आगे पढ़ो, बता देते हैं। हाँ, इसके लिए प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हम तो बता ही दिए थे आपको क्या क्या आता है। पशुपालन आता है, मछली पकड़ना आता है, लकड़ी काटना आता है। लकड़ी कहाँ से मिलेगा हमको? जंगले से ना मिलेगा जी, तो कृषि न हुआ ये, जंगले से न, पेड़ पौधे से नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं खनन। खनन का मतलब क्या हो गया? खनन हम लिखा है ना खनिज, वो यहाँ नहीं लिखा है, प्राथमिक क्रिया खनिज लिखा है ना, खनन। खनिज जमीन से खोन का जो हम जितने भी निकालते हैं, पेट्रोल डीजल, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया का ही भाग है। आगे चलो। आखेट एवं भोजन संग्रह। अब हम आप पढ़ेंगे आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट एवं भोजन संग्रह क्या है? तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राथमिक क्रिया को करने के लिए आखेट। आखेट का मतलब क्या हो गया? आखेट एवं भोजन संग्रह। भोजन संग्रह, संग्रह। अब ध्यान दीजिएगा, ये आखेट एवं भोजन संग्रह क्या है? आज हम लोग कहते हैं कि शिकार करते हैं। पहले जो है कि लोग भोजन के लिए, इस भोजन के लिए क्या करते थे? शिकार करने के लिए दूर दूर तक चले जाते थे। इस भोजन के लिए शिकार करते थे, क्योंकि पहले इंसान खेती बाड़ी नहीं करते थे, तो जीव जंतुओं को हत्या करके वो भोजन करते थे, अपना पेट पालते थे। तो जीव, जो एक जीव को जब दूसरे जीव मारने का प्रयास करेगा तो जीव जान बचाने के लिए भागने की शुरू करेगी कि नहीं? तो उसका शिकार करने के लिए दूर दूर तक इंसान चले जाते थे। तो यही भोजन के लिए जानवरों को शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखेट क्या है? तो भोजन के लिए जानवरों को शिकार करना ही आखेट कहलाता है, ठीक है ना? दूर दूर तक चले जाते थे। और भोजन तो जानते ही हैं, भोजन को इकट्ठा करना ये भोजन संग्रह कहलाता है। आज के युग में हम लोग भोजन को इकट्ठा करते हैं, पहले तो इकट्ठा नहीं होता था। आज इकट्ठा करते हैं, इसीलिए आवास बनाकर रहते हैं, नहीं तो पहले इकट्ठा नहीं होता था। तो आज यहाँ पेट पाल रहे हैं तो कल कहीं और शिकार कर रहे हैं, परसों कहीं और कर रहे थे। मगर आज लोग, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फसल उगाते हैं तो कहाँ रखते हैं? घर में इकट्ठा करके रखते हैं ना, स्टॉक बना कर रखते हैं कि नहीं, और रोज उसमें से खाते हैं। तो भोजन को इकट्ठा करना ही संग्रह कहलाएगा। ये लिखाने की जरूरत है नहीं ना? समझ गया? आखेट लिखा दे कि समझ गए हो? ठीक है ना? चलिए आगे पढ़िए। कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। हाँ, यही कह रहा है कि पहले जो मानव जो है आदि काल में मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए के मौसम पर निर्भर रहा करते थे। बोलो। उसका जीवन निर्वाह दो कार्य द्वारा होता था, पशुओं का आखेट कर और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली हत्या भी तो होती है। समझे? आखेट जो हम करेंगे तो उसमें बहुत कम पूंजी लगेगा ना। फ्री में हम कहीं भी जानवर को मार के कहीं भी हम पेड़ पौधे से चुन के लाएंगे
तो आपका युग तो ऐसा नहीं है, जनसंख्या इतना बढ़ गया, कहीं मुफ्त में कोई चीज अब तो मिलता नहीं है। इसलिए हमें अब क्या करना पड़ता है, आखेट पर सहारा रहना है नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सरकार प्रतिबंध भी लगा दी है। हाँ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको अब मेहनत करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना पड़ेगा। और आखेट से ये भी हमको देखने को मिला है कि हम लोग आखेट जो करते हैं, तो आखेट से जीवों की दिन प्रतिदिन संख्या में कमी देखने को मिलती है। और कमी जब देखने को मिलती है तो इससे क्या होगा, वो हमारे वातावरण पर प्रभाव छोड़ेगा, ना छोड़ेगा जी। यदि जंगलों की ज्यादातर कटाई करेगी तो तापमान बढ़ता जा रहा है, जीवों की लुप्त होते जा रही है। तो हमें बेहतर जीवन जीने के लिए हमारे साथ साथ जीव जंतुओं का भी होना जरूरी है, पेड़ पौधों को भी होना जरूरी है। चलिए आगे पढ़िए। भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया के लिए करते हैं। चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए। अब जो हम बता रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि भोजन का जो संग्रह करते हैं, तो भोजन का संग्रह जो है हम लोग दो भागों से प्राप्त करते हैं। भोजन का संग्रह कितने भागों से प्राप्त करते हैं, दो भागों से। कौन कौन भाग हैं वह, एक है कि जो पृथ्वी को हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए होंगे कि कटिबंध क्षेत्र ना बताए थे। आज देखिए ज्योग्राफी में कटिबंध क्षेत्र का उपयोग होगा। कह रहा है कि कटिबंध क्षेत्र, एक उच्च कटिबंधीय क्षेत्र से भोजन संग्रह होता है और एक निम्न कटिबंधीय क्षेत्र से भोजन का संग्रह देखने को मिलता है। अब ये मैप के द्वारा हम पढ़ेंगे, आपको मैप का भी अब हम ज्ञान दे देते हैं। उच्च कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होगा और निम्न कटिबंधीय क्षेत्र क्या कौन सा होगा, मालूम है? आप क्लास किए थे? नहीं मालूम होगा। आपको तो मालूम होगा उच्च कटिबंध क्षेत्र कौन होगा, बुक में सही से देखिए कि उच्च कटिबंध क्षेत्र कौन होगा। और हम आपको मैप में भी बताए हुए थे इसका। हाँ, कटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी पर नहीं बोले थे, उच्च उच्च उसमें नहीं, उच्च उच्च का मतलब अधिक कटिबंधीय क्षेत्र। चलिए लिखिए, आप दिखाते हैं, एक मिनट। कुछ नहीं बताया, अब लिखो। अब जो लिखाने जा रहे हैं वो क्या है कि भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। भोजन संग्रह विश्व के कितने भागों में किया जाता है, दो भागों में किया जाता है। भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। पहला उच्च कटिबंधीय क्षेत्र, पहला क्या है, उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश के क्षेत्र, उच्च अक्षांश के क्षेत्र। और दूसरा निम्न अक्षांश के क्षेत्र। उच्च अक्षांश के क्षेत्र में क्या आएगा, कनाडा, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक ना। और नीचे में चिली भी आ सकता है, नीचे के क्षेत्र चिली, निचली क्षेत्र चिली। और निम्न अक्षांश क्षेत्र, निम्न अक्षांश क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा, अफ्रीका, अफ्रीका,
अफ्रीका के साथ साथ कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नक्शा में देखिएगा, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और कौन ऐसे देश हैं? एशिया, हाँ, एशिया तो बहुत बड़ा है, अफ्रीका भी बहुत है बड़ा। इसके जो निम्न अक्षांश क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? उच्च अक्षांश क्षेत्र में जो ज्यादा ऊपर हो, जो अक्षांश, देखो ये उच्च अक्षांश क्षेत्र जैसे हम बता देते हैं, ये देखो ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, अक्षांश रेखा, ये विषुवत रेखा हो गया, इसी को कहते हैं ना अक्षांश रेखा। और ये जो हम ऐसे जो 0 डिग्री अक्षांश हो गया, तो 0 डिग्री के आसपास की जो भी क्षेत्र है, ये जो भी कुछ हो गया, ये उसका मतलब ज्यादा, जो ज्यादा डिग्री ऊपर रहेगा वही ना होगा उच्च अक्षांश। जैसे कि 0 डिग्री से ये 30 डिग्री हुआ, 0 डिग्री से 30 डिग्री, तो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे, आसपास का क्षेत्र कैसा क्षेत्र कहलाएगा? आसपास का क्षेत्र कैसा कहलाएगा? निम्न अक्षांश क्षेत्र। निम्न मतलब कम, निम्न मतलब कम। यदि इस क्षेत्र से यदि हम ऊपर चले जाते हैं, फिर 66 मान लो आ जाएगा, या 66.5 लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, 66 डिग्री मान लो, लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं करना है, 66 डिग्री। अब बताओ ये अक्षांश रेखा इससे ज्यादा कि कम? ज्यादा, तो ये उच्च अक्षांश हो गया, उच्च अक्षांश। और ये देखो ये कौन सा अक्षांश? उच्च अक्षांश ना। तो उच्च अक्षांश के क्षेत्र में भी हम लोग क्या करते हैं? भोजन संग्रह होता है। और निम्न अक्षांश क्षेत्र, निम्न माने 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ तापमान ज्यादा रहता है। नहीं पढ़ाए थे? भूमध्य रेखा के आसपास का तापमान ज्यादा रहता है, इसीलिए कहा जाता था इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नहीं बताए थे? अब बीच वाला को बोले थे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऊपर वाला को ध्रुवीय क्षेत्र, शीत क्षेत्र ना बताए। उतना हम ज्योग्राफी में बता दी, फिर भी आपको निम्न अक्षांश का मतलब 0 डिग्री के आसपास के। इस आसपास में भी अमेजन नदी पाया जाता है। कौन? ये जो विषुवत जो हम खींचते हैं ना, ये जो खींचते हैं 180 की देशांतर रेखा, इसके इस साइड में अमेजन नदी पाया जाता है, और वो 0 डिग्री के आसपास में पाया जाता है अमेजन नदी। कौन सा नदी? तो यहाँ हम लिख सकते हैं अमेजन। वो अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, एक स्थान है, ठीक है ना। वो किसमें? वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। किस अमेरिका में? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है अमेजन, ठीक है ना। वो इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ पेड़ पाया जाता है, रंग बिरंग के पेड़ पाए जाते हैं। इसी के कारण आज हमारा जो जलवायु टिकी हुई है। ये जो कहते हैं वातावरण थोड़ा टिका हुआ है, तो वातावरण और भी दूषित हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों को वातावरण को शुद्ध करने में योगदान होता है ना जी। ये अमेजन के कारण ही ये है, क्योंकि अमेजन में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो हम लोग कहाँ पाए हैं? तो निम्न अक्षांश क्षेत्र में कौन सी पाया जाता है? अमेजन जंगल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमेजन जंगल पाया जाता है। तो यही चीज कर रहा है। तो अमेजन जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे, तो वो पेड़ पौधे मिलते हैं, तो मानव की आर्थिक क्रियाएं बेहतर होगा ना। हम वही ना पढ़ रहे हैं, प्राथमिक क्रियाएं। तो पेड़ पौधे जहाँ मिलेगा, जीव जंतु मिलेगा, तो वहाँ आर्थिक क्रियाएं और भी बेहतर होगा। हम उससे तरह तरह के अर्थव्यवस्था को और भी बेहतर करेंगे। पेड़ पौधे से हम जड़ी बूटी लाएंगे, फल फूल मूल कंद लाएंगे। आ रहा है समझ में? तो वही चीज कह रहा है। तो यही चीज बताया गया कि भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला एक निम्न अक्षांश क्षेत्र जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। देखो अफ्रीका भी हम तुमको बोले थे कि अफ्रीका ही ऐसा एक महादेश है जो तीनों रेखा को काटती है, कर्क रेखा तो ये भी उसके आसपास में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया भी बोले थे तुमको, भूमध्य रेखा के इस नीचे में ही यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी पड़ता है। नहीं बताए थे? है नीचे में है ना, ऑस्ट्रेलिया भी पड़ता है। भारत का भी कुछ स्थान जो है कि यहाँ कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा के नीचे। भारत भी आ जाएगा निम्न अक्षांश के आसपास में। भारत में किस अक्षांश के आसपास है? निम्न अक्षांश के आसपास में। तो इसमें तुम भारत भी ले सकते हो, इसमें निम्न अक्षांश में।
निम्न अक्षांश में भारत भी दे सकते हो, भारत भी दे सकते हो, ऑस्ट्रेलिया लिखे है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अमेजन वृक्ष, अमेज़न का जंगल ओमेजॉन, ओमेजॉन का जंगल, का जंगल। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलिए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलिए, अब अगला टॉपिक आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या बताए, एक बार फिर से बता देते हैं। भोजन संग्रह का ये 2 क्षेत्र प्रमुख माना गया है, और ये क्षेत्र क्या, किसका विकास का सूचक है? हमारी प्राथमिक क्रियाओं के विकास का सूचक है। अब प्राथमिक क्रिया के विकास का ही नहीं, ये किसका सूचक है? और हमारी वातावरण को भी ये शुद्ध रखने का काम करता है। कौन? ये अमेजन। कोई दिक्कत? पढ़ो आप। च्युइंगम के खाने वाले शेष भाग को क्या कहते हैं? चिक्कल कहते हैं। चिक्कल, इसको टिक लगा लीजिएगा, पूछ सकता है, एनसीईआरटी का फैक्ट है। च्युइंगम के खाने वाले शेष भाग को चिक्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? चिक्कल कहते हैं। यह जपेटा कौन है जी? जपोटा वृक्ष, यह जपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, से बनता है। चलिए, अगला जो फैक्ट आएगा उसको भी लिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़िए।